सो हेलो गाइस, माई सेल्फ राज वर्मा। और आज मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ, है ना। तो मैं आज अपने नए टॉपिक में लेके आया हूँ सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन हम आज सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिकल सेल में, है ना, नॉर्मल ब्लड सेल क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं अगर पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है तो, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में, है ना। ड्यूरिंग इसमें देखेंगे कि मेन जो है प्रेगनेंसी टाइम पे फीमेल्स को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, है ना। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेडिकेशन देखेंगे कि मेडिकेशन में आज हम क्या क्या कर सकते हैं अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है सिकल सेल एनीमिया का, तो उसके ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सा मेडिकेशन जो है वो दे सकते हैं, ये आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है ना। सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये एक, कहा जाए तो ये एक वंशानुगत जो चलने वाली वो एक बीमारी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, हमारे जो है फैमिली में ये ट्रांसफ़र होती जाती है ना। सिकल सेल एनीमिया पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली एक बीमारी होती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो नॉर्मल जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी जो होता है, वो नॉर्मल नहीं रहता। इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो जितना हमारा नॉर्मल जो ब्लड सेल है ना, हमारा जो नॉर्मल आरबीसी है, जितना ऑक्सीजन उसको कैरी करना चाहिए उतना ऑक्सीजन वो कैरी नहीं कर पाता अगर पेशेंट सिकल सेल एनीमिया वाला अगर पेशेंट है तो, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड सेल जो होता है वो 100% ऑक्सीजन जो है कैरी करता है, बट सिकल सेल पेशेंट में ऐसा नहीं होता। इसमें ऑक्सीजन कैरी करने का डिमांड जो है बहुत कम हो जाता है ना। पेशेंट का आरबीसी मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल ब्लड सेल होता है वो होता है राउंड होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ईज़िली मूवेबल होता है। किसी भी हमारे ब्लड वेसल में ईज़िली मूवेबल हो जाता है। बट जो सिकल सेल जो होता है, सिकल सेल एनीमिया वाला जो पेशेंट होता है, उसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल है वो क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना। और क्रिएसेंट मून लाइक स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाता है। क्रिएसेंट मून दैट मीन्स ये अर्धचंद्राकार जो मून होता है उस लाइक स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाता है ना दोस्तों। तो आज हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में जो होता है ब्लड सेल क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और क्रिएसेंट मून लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है ना। और इसी इरेगुलरिटी के कारण हमारा जितना भी टीनी ब्लड वेसल्स है, टीनी दैट मीन्स जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, उसमें क्या होता है, ये ईज़िली मूवेबल नहीं हो पाता, है ना। ये क्या करता है, स्टक करता है या फिर बैरियर क्रिएट करता है, जिससे जिस अमाउंट में हमारे सेल्स, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन हमारे सेल और टिश्यू को नहीं मिल जाता, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ये क्या कर देता है, बैरियर कर देता है, ब्लॉक कर देता है, स्टक कर देता है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो ईजिली नहीं हो पाता, जिस अमाउंट में हमारे सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए रहता है उस अमाउंट में नहीं मिल पाता, है ना दोस्तों। और अब देखते हैं सिकल सेल क्या होता है। सिकल सेल एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो हमारे इरेथ्रोसाइट या फिर जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, है ना, रेड ब्लड सेल जिसको कहा जाता है, उसको अफेक्ट करता है। मेनली ये रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करता है ना, या फिर उसको सिकल या फिर क्रिएसेंट मून लाइक स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट कर देता है ना, जिसके कारण हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है
है ना। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको ये क्रिएसेंट मून लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कैरी करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको ये डिक्रीज़ कर देता है, या फिर ये धीरे धीरे उसको कम कर देता है, जिससे ऑक्सीजन की डिमांड या फिर ऑक्सीजन की कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि इसका हिस्ट्री, इसकी बारे में पहले स्टडी किसने किया। तो इसके बारे में जब सबसे पहले जो स्टडी किया वो 1904 में सर जो वाल्टर क्लीमेंट नोयल थे उन्होंने की थी। वो एक डेंटल की एक सर्जरी की कॉलेज है ना, जहाँ पर डेंटल सर्जरी की जाती है, वहाँ जिनेवा में, है ना। जिनेवा का एक कॉलेज है शिकागो में, है ना। शिकागो में एक डेंटल सर्जरी की कॉलेज है जहाँ इसकी सबसे पहले स्टडी की थी सर वाल्टर क्लेमेंट नोएल ने, है ना। उसके बारे में सबसे पहले स्टडी की थी। अब देखते हैं हम हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन आखिर होता क्या है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक ऑक्सीजन कैरिंग करने का एक पिगमेंट होता है ना, या फिर इसको बोला जा सकता है प्रीडोमिनेंट प्रोटीन, है ना। प्रमुख प्रोटीन इसको बोला जा सकता है ना, जो किस में होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता है, एक अनस्टेबल या फिर रिवर्सिबल बॉन्ड क्रिएट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कौन, हीमोग्लोबिन। समझ आया आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक अनस्टेबल और रिवर्सिबल बॉन्ड क्रिएट करता है ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो अराइज हो सकते हैं अगर पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है तो, या फिर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं अगर पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है तो देखते हैं वन बाय वन हम। इसमें सबसे पहले आएगा जो पेशेंट एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, उस पेशेंट में एनीमिया जो है उसका साइन एंड सिम्टम्स शो होगा। पेशेंट में ब्लड बहुत कम होगा, क्योंकि ब्लड इसलिए कम होगा क्योंकि ये जो है सिकल सेल क्रिएसेंट मून लाइक स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जा रहा है, जिससे नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल होना चाहिए वो हमारी बॉडी में कम हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है इन्हें एनेमिक हो जाएगा, है ना। तो पहला ये जो है हमारा सिम्टम्स है ये, है ना। नॉर्मली जो होता है एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 120 डेज़ का, बट सिकल सेल एनीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें सिकल सेल ब्लड का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 10 to 20 डेज़, है ना। नॉर्मल जो ब्लड का लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, 120 डेज़, बट सिकल सेल एनीमिक पेशेंट का जो होता है वो लाइफ टाइम होता है उसका होता है 10 to 20 डेज़, है ना दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं ये क्या करता है, ये क्या कॉज करता है, ये क्या कॉज करता है, फैटिक कॉज करता है। फैटिक मतलब पेशेंट हमेशा थकावट फील करेगा, है ना। बहुत ज़्यादा पेशेंट थका रहेगा, थोड़ा सा भी चलेगा या फिर एक्सरसाइज जो भी वर्क करेगा उसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा खुद को लेथार्जी फील करेगा, है ना। बहुत ज़्यादा फैटिक फील करेगा, थका हुआ फील करेगा। और तीसरा इसका सिम्टम्स होता है एपिसोड्स ऑफ पेन। बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होगा, है ना। पेन या फिर उसका बॉडी पेन हो सकता है ना, बैक पेन हो सकता है ना, या फिर चेस्ट पेन हो सकता है ना। और मोस्टली ये जो है जॉइंट्स में भी देखने को मिलता है पेन जो होता है वो, है ना। एब्डोमेन पेन्स, क्रैम्प्स, ये सब जो है सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में शो होता है। उसके बाद इसमें आता है पेनफुल स्वेलिंग्स ऑफ हैंड्स, है ना। पेनफुल स्वेलिंग्स ऑफ हैंड्स, स्वेलिंग्स हो सकते हैं हैंड्स में पेशेंट के, है ना, ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ ब्लड फ्लो ब्लॉकिंग हो रहा है। आपको पता है टीनी ब्लड वेसल्स में ये क्या करता है, ये स्टक करता है या फिर बैरियर क्रिएट करता है ना, ब्लॉकेज करता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होता है, जो फ्लो है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग्स या फिर हैंड पेन देखने को मिल सकता है। इसके बाद फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन का मतलब है कि आरबीसी जो है हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, आरबीसी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अफेक्ट हो रहा है नॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे प्लेटलेट्स में है इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, या फिर ब्लड का अमाउंट हमारी बॉडी में कम होने की वजह से क्या हो सकता है, हमको कोई भी इन्फेक्शन ईजिली कॉज कर सकता है ना। कोई भी इन्फेक्शन हमको ईजिली कॉज कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, कोई भी इन्फेक्शन हमको ईजिली अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद देखेंगे डिलेड ग्रोथ,
है ना। डिलेड ग्रोथ का मतलब है कि इसमें क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में कम्प्लीटली जा नहीं रहा है अच्छे से, जितना अमाउंट हमको नीड है ना। और प्लस ब्लड भी हमारे बॉडी में उतना नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, है ना, न्यूट्रिएंट्स मिले, है ना, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ग्रोथ है जो वो डिले हो जाता है। उसके बाद देखेंगे विज़न प्रॉब्लम। मेनली जो सिकल सेल पेशेंट होते हैं उसमें विज़न प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना। विज़न प्रॉब्लम इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो हमारी जो आइज़ में होती है वो बहुत ही स्मॉल और टीनी ब्लड वेसल्स होते हैं, टीनी ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, और मेनली हमने देखा कि सिकल सेल जो होता है वो टीनी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो फिर क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा अच्छे से, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा और ना ही ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, विज़न प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सिकल सेल पेशेंट में विज़न प्रॉब्लम मेनली देखने को मिलती है ना। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या अराइज हो सकती है एक सिकल सेल एनीमिक पेशेंट में, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो आएगा स्ट्रोक आएगा, है ना। या जब बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, तो फिर क्या कॉज करेगा, स्ट्रोक, इसको बोल सकते हैं ब्रेन स्ट्रोक, है ना। ब्रेन स्ट्रोक कॉज कर सकता है क्योंकि वहाँ पर जो छोटी छोटी वेंस होते हैं, जो छोटी छोटी वेसल्स होते हैं हमारे, उसमें ये ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, ब्लड का सप्लाई अच्छे से होगा नहीं और वहाँ पर क्या करेगा, स्ट्रोक कॉज करेगा। दूसरा देखते हैं एक्यूट चेस्ट पेन सिंड्रोम, है ना। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम जो होता है ये कॉज कर सकता है ना, क्योंकि और ये जो होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है दोस्तों, है ना। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है ना। उसके बाद देखते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, है ना। ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया कैन डेवलप इन हाई ब्लड प्रेशर इन देयर लंग्स, हमारे लंग्स में जो है ये हाई ब्लड प्रेशर क्रॉस करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो हमारे चेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसकी वजह से, है ना। और ये एक और कॉज करता है, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर हुआ है तो फिर ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और पेशेंट अच्छे से ब्रीथिंग नहीं ले पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये ऑर्गन डैमेज करेगा। ऑर्गन डैमेज इसलिए करेगा क्योंकि ब्लड का सप्लाई अच्छे से हो नहीं रहा है, न्यूट्रिशन का सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है ना, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है। तो जिस मैक्सिमम अमाउंट में हमारे ऑर्गन्स को नीड होती है इन सभी चीज़ों की, वो हमारे जो है पेशेंट को वो नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उनका ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद देखेंगे ब्लाइंडनेस कॉज करेगा, जैसे कि अभी हमने विज़न प्रॉब्लम देखा, सेम उसमें भी न्यूट्रिशन और ब्लड का सप्लाई और ऑक्सीजन का सप्लाई अगर अच्छे से नहीं होगा टीनी ब्लड वेसल्स में, तो हमारी जो आई है वर्क नहीं कर पाएगी, है ना, जिसकी वजह से ये क्या कॉज कर सकता है, ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है दोस्तों। और देखते हैं लेग अल्सर। मेनली जो पेशेंट होते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले में, उसमें लेग अल्सर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स होते हैं, है ना, ओपन सोर्स होते हैं और ये हमारे लेग्स में ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। जो सिकल सेल वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लेग्स में लेग अल्सर या फिर ओपन अल्सर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि गाल स्टोन होने के चांसेस पेशेंट में होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बिलीरुबिन हमारी बॉडी में बनेगा। जितना ज़्यादा रेड ब्लड सेल का क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्शन होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा, वहाँ पर क्या होगा, बिलीरुबिन बनेगा। और बिलीरुबिन जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो क्या कर सकता है, बॉडी में हमारा गाल स्टोन कॉज कर सकता है ना दोस्तों, गाल स्टोन कॉज कर सकता है बिलीरुबिन बढ़ने के कारण। अब देखते हैं कि डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं। डायग्नोसिस में हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं पेशेंट का, सीबीसी टेस्ट कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम पेशेंट का ये चेक करने के लिए कि पेशेंट जो है सिकल सेल एनीमिया वाला है कि नहीं, या फिर उसके एचबी हीमोग्लोबिन उसकी बॉडी में कितना है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट कितना है पेशेंट में, ये हम चेक कर सकते हैं।
और ये जेनेटिक काउंसलिंग भी कर सकते हैं हम पेशेंट में, है ना, कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या ये चला आ रहा है ना, इसके बारे में हम एमनियोसेंटेसिस करके भी देख सकते हैं कि आने वाली जनरेशन में जो आने वाला जो बेबी है ना, उसको भी क्या ये कॉज हुआ है कि नहीं, इसके बारे में जानने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे, है ना। मेनली 14 to 60 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट मेनली क्या क्या कर सकते हैं हम पेशेंट में, जो सिकल सेल वाले पेशेंट हैं उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसको पहले देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम पहला तो क्या कर सकते हैं, अवॉइडिंग क्राइसिस, स्ट्रेस लेना, है ना, स्ट्रेस लेना, है ना, फियर, ये जितना भी क्राइसिस होता है दोस्तों, इन सब क्राइसिस को हम अवॉइड करेंगे, पेशेंट को जितना भी हो सके हैप्पी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना, या फिर अच्छा सा पेशेंट को एक माहौल देंगे जिससे कि क्या हो सके कि पेशेंट स्ट्रेस में ना जाए, है ना, पेशेंट का बीपी ज़्यादा बढ़े ना, है ना, या फिर पेशेंट को ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे जिसमें ज़्यादा उसको वर्क या फिर एक्सरसाइज या फिर किसी भी ऐसी हैवी वर्क करने की ज़रूरत ही ना पड़े दोस्तों। तो ये सब चीज़ क्राइसिस को हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक कर सकते हैं पेशेंट का, बट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ अगर करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो ब्लड भी हमारा जो है वो सिकल सेल ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसको एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी हम पेशेंट को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, बीटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और मेनली यह प्रेग्नेंट वुमन जो होती है ना, जिन वुमेंस का डिलीवरी होने वाला रहता है उस पेशेंट को मेनली नीड होती है ड्यूरिंग द लेबर कि उनका ब्लड अरेंज करके पहले से रखा जाए, क्योंकि ब्लड लॉस अगर होता है तो पेशेंट को चांसेस होते हैं कि पेशेंट शॉक में जा सकता है, इसलिए उनका पहले से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड अरेंज करके रख सकते हैं। और तीसरा इसका हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सिकल सेल आने वाले टाइम पे हम पेशेंट को ये मतलब कर सकते हैं, पेशेंट को सिक्योर कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया से बचाया जा सकता है। मेडिकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन में सबसे पहले हम पेशेंट को जो है एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, पेन किलर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बॉडी पेन, लेग पेन, है ना, या फिर जॉइंट्स पेन, एब्डोमेन पेन या फिर बैक पेन हो रहा है तो पेन किलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। मेनली जो है सिकल सेल एनीमिया में हाइड्रोक्सी यूरिया जो होता है टेबलेट, उसका यूज़ इसमें किया जाता है। हाइड्रोक्सी यूरिया 2 टाइप्स का होता है, जिसमें ड्रोक्सिया जो आता है 300 mg का आता है और हाइड्रिया जो आता है 500 mg का आ जाता है ना। मेनली जो पेशेंट को है 300 mg का जो ड्रोक्सिया है वो प्रोवाइड किया जाता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड चांसेस ऑफ हाई डोज अगर उसको नीड है तो ही हम उसको हाइड्रिया 500 mg प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ और कॉमन जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हैं कि पेशेंट को असेस करते रहेंगे स्ट्रोक रिस्क से, है ना, और वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को इन्फेक्शन से। और इन सभी ट्रीटमेंट से ये कह सकते हैं कि पेशेंट को हम क्योर कर सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया से, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सबको आज का क्लास काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।